तेज हॉर्न, चमचमाती हेडलाइट्स और फिर सब कुछ धुंधला। प्राची को कुछ याद नहीं रहता सिवाय एक झटके के। और उसके बाद सन्नाटा। जब होश आया, वह आईसीयू की उजली निर्जीव छत को घूर रही थी। चारों ओर मशीनों की बीपिंग, मास्क पहने लोग और एक तीखी दवाओं की गंध। उसकी आंखों में हल्की चुभन थी और शरीर सुन्न। मैडम, आप सुन पा रही हैं? किसी ने पूछा। एक नर्स थी शायद। हौले से सिर हिलाने की कोशिश की। ना हो सका। शरीर में जैसे सीसा भर गया हो। पर हाँ, वह जिंदा थी। आपका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब स्टेबल हैं। वह आईसीयू का कमरा था, नंबर 3। लेकिन उसका बेड नंबर था 7। अजीब बात यह थी कि बेड 7 के चारों ओर बाकी मरीजों के पर्दे हर समय खुले रहते थे, लेकिन उसके पर्दे हमेशा हल्के खींचे रहते। अस्पताल का स्टाफ बिना जरूरत के उसके बेड की तरफ नहीं आता। नर्सें आंखें चुरा कर बात करती। वह इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। शायद यह उसकी कल्पना थी, या दर्द की दवा का असर। लेकिन तीसरी रात को कुछ बदल गया। प्राची आधी नींद में थी जब उसे एक हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली। एक आदमी उसके बेड के पास खड़ा था। पूरे सफेद कपड़े, बिना किसी डॉक्टर का कोट, नर्स का बैज या पहचान। चेहरा छिपा, जैसे धुंध में देखा गया हो। वह कुछ नहीं बोल रहा था, बस फाइल पकड़े उसकी ओर देखता रहा। कौन? प्राची बुदबुदाई, पर आवाज जैसे गले में अटक गई। उसी समय घड़ी पर नजर पड़ी। 3:07। और अजीब बात, घड़ी की सुइयां हिल नहीं रही थीं। फिर अचानक ईसीजी मशीन बीप करने लगी। डॉक्टर दौड़े, नर्सें आईं। वह आदमी गायब। आपको पैनिक अटैक आया है मैम, डॉक्टर बोले। सब नॉर्मल है अब। पर प्राची जानती थी, उसने कुछ देखा था, कुछ असली। अगले दिन जब उसे थोड़ी ताकत मिली, उसने अस्पताल के डेस्क से अपनी फाइल मांगी। मैडम, अभी नहीं मिल सकती, रिसेप्शनिस्ट बोली। क्यों? प्राची झल्लाई। क्योंकि आपका नाम फाइल में पूजा श्रीवास्तव लिखा है। क क्या? वह ठिठक गई। माफ कीजिए, शायद टाइपो हो। हम सही करवा देंगे। पर कुछ तो ठीक नहीं था। जब परिवार वालों से बात हुई, वे भी अजीब थे। माँ जल्दी जल्दी बात करती रही, जैसे कोई चीज छुपा रही हो। भाई ने कहा, तू 2 दिन तो बेहोश रही, फिर अचानक नॉर्मल हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे। और बेड नंबर 7? प्राची ने पूछा। भाई चुप हो गया, फिर बोला, छोड़ना ये सब, आराम कर। चौथी रात, फिर वही 3:07। और वह व्यक्ति लौट आया। इस बार फाइल में कुछ और लिखा था। टाइम एक्सपायर्ड, केस मिसप्लेस्ड लाइफ। उसने फाइल उसकी ओर बढ़ाई, और प्राची ने एक झलक देखी। फोटो उसकी थी, नाम किसी और का, पूजा श्रीवास्तव। उम्र 38। मृत्यु का समय 3:07। तुमने मेरी जगह ले ली है, वह पहली बार बोला। और फिर गायब हो गया। प्राची अब जान चुकी थी, यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, यह कुछ और था। कोई गड़बड़ी, कोई गलती। और उसका जवाब शायद उसी आईसीयू के बेड नंबर 7 में छुपा था। अगली सुबह प्राची का शरीर स्थिर था, लेकिन मन बेचैन। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता। वह आदमी, फाइल, मिसप्लेस्ड लाइफ। और सबसे डरावना, उसका खुद का चेहरा किसी और नाम के साथ। वह ना तो ठीक से खा पा रही थी, न ही आराम कर पा रही थी। हर मशीन की आवाज उसे डरा देती थी। नर्सें उससे कतराती थीं, और डॉक्टर उसकी आंखों में झांक कर कुछ ना कुछ छिपा हुआ ढूंढते थे। उसे अब यकीन हो चला था कि यह अस्पताल साधारण नहीं। शाम को आईसीयू में एक नई नर्स आई। नाम था कविता। वह कुछ अलग थी, बाकी नर्सों की तरह नहीं। जब प्राची ने उससे पूछा, क्या तुमने उस आदमी को देखा था? तो वह चौंकी नहीं, बस एक लंबी सांस ली। वह हर तीसरे दिन आता है, कविता बोली धीमे स्वर में। कौन? जिसे तुम देखती हो, सफेद कपड़े वाला, बेड नंबर 7 उसी का इलाका है। प्राची स्तब्ध रह गई। क्या तुम जानती हो ये सब क्या है? कविता ने इधर उधर देखा, फिर बोली, यहां कुछ आत्माएं रुक जाती हैं, जिनकी मृत्यु में गड़बड़ी होती है, जिन्हें मौत ने नकार दिया, या जिन्होंने मौत को चकमा दिया। और मैं? तुम शायद दोनों में से एक हो। उस रात प्राची ने एक निर्णय लिया। वह आईसीयू के उस कोने में जाएगी जहां पिछले कुछ दिनों से पर्दा हमेशा गिरा रहता था। बेड नंबर 7 के पीछे की दीवार। वह जैसे तैसे चौथे स्टैंड पकड़ डाच कर उठी। कदम लड़खड़ाए, लेकिन रुके नहीं। नर्स स्टाफ में शिफ्ट बदली हो रही थी, और उसे मौका मिल गया।
वह कोने में पहुंची और पर्दा हटाया। वहां दीवार नहीं थी, एक पुराना दरवाजा था, जंग लगा हुआ, लेकिन हाल ही में छुआ गया था। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा सा स्टोरेज रूम था। पुराने मेडिकल फाइल्स, टूटी स्ट्रेचरें और एक लोहे की अलमारी। उस अलमारी के ऊपर एक फाइल पड़ी थी, जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, पेशेंट रिकॉर्ड, पी श्रीवास्तव, स्टेटस अनडिसाइडेड। वह फाइल कांपते हाथों से खोली। पहला पन्ना। नाम पूजा श्रीवास्तव, उम्र 38 साल, स्थिति ब्रेन डेड डीओडी। सेक्स दुआ 23, सुबह 3:07 डेट 3:07 सुबह वही समय। वह बुदबुदाई, क्या दोनों शरीरों की अदला बदली हो गई थी या आत्माओं की? उसी वक्त पीछे से वही फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, मैं अब भी इंतजार में हूं। वह पलटी और उस आदमी को फिर देखा, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। उसकी आंखें गहरी, पर चेहरा अब भी अधूरा। ऐसा लगा जैसे वह किसी और के शरीर में अदरखा अस्तित्व हो। तुम कौन हो? प्राची ने पूछा। उसने कहा, मैं वो हूं जो संतुलन देखता है, समय और आत्मा के बीच। और तुमने समय को धोखा दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मगर तुम्हारा अस्तित्व अब समय के खिलाफ है। यह शरीर किसी और का था। आत्मा तुम्हारी नहीं थी, या शायद है ही नहीं। प्राची पीछे हटने लगी। उसने कहा, बेड नंबर 7 एक गलती नहीं था। यह एक सीमा रेखा है, जीवन और मृत्यु के बीच। प्राची किसी तरह भागकर अपने बेड पर लौटी। ईसीजी मशीन चालू थी और घड़ी 3:07 सुबह। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज फंस गई। एक पल को उसने देखा, अपने ही शरीर से कुछ अलग, जैसे वह अपने आप को देख रही हो। पर फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह जब आंख खुली तो डॉक्टर उसके चारों ओर थे। उसे कुछ इंजेक्शन लगे। रिपोर्ट्स चेक हुई। आपकी हालत स्थिर है, डॉक्टर आरिफ बोले। पर कुछ बदला हुआ था। उसके नाम की पट्टी अब कहती थी, पूजा श्रीवास्तव। प्राची चौंकी। यह मेरा नाम नहीं है मैम, डॉक्यूमेंट्स में यही नाम है। फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर चुके हैं। आप 3 दिन पहले जागी थी, लेकिन अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। उसे अब खुद पर शक होने लगा। क्या वह सच में प्राची है, या अब सिर्फ एक रिकॉर्ड में फंसी हुई आत्मा? प्राची या पूजा? इस सवाल ने प्राची को अंदर तक हिला दिया था। फाइलें, दस्तावेज, नाम पट्टी, सब कुछ अब पूजा श्रीवास्तव कह रहे थे। डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन वह उनकी आंखों में एक डर देखती थी, जैसे वे उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे। वह आईने में खुद को देखती तो शक होता, क्या यह वही चेहरा है जिसे वह बरसों से जानती थी? उसके हाथों की रेखाएं भी अजनबी लगने लगी थीं। पर सबसे खतरनाक बात यह थी, उसके सपनों में अब वह खुद नहीं आती थी। रातों को उसकी नींद उखड़ जाती। कभी हंसने की आवाजें, कभी एक औरत के रोने की सिसकियां सुनाई देती। आसपास के बेड अब खाली थे। आईसीयू अब उसे एक अलग ही स्थान जैसा लगता, जैसे वह इस संसार का हिस्सा नहीं। कभी कभी उसे लगता कि वह अकेली आईसीयू में नहीं है। पर्दों के पीछे कुछ चलता था, कुछ सांसें भरता था। एक बार जब वह पूरी तरह नींद में थी, उसे लगा कि उसके पास कोई बैठा है। जब आंखें खोली तो नर्स कविता थी, या शायद नहीं। उसका चेहरा अजीब से ढंग से टूटा हुआ लगा, जैसे दो चेहरों को एक में जोड़ा गया हो। तुम्हें कुछ याद आता है? वह बोली। क्या? वह क्षण जब शरीर खाली हुआ था और किसी और ने भर दिया था। प्राची के परिवार वाले मिलने आए। मां की आंखें नम थीं, लेकिन व्यवहार बहुत अलग। तू ठीक है ना पूजा? मां ने पूछा। मैं प्राची हूं मां, उसने उत्तर दिया। मां ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा। भाई ने बीच में बात काटी। हमने डॉक्टर से बात की है, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग मुझे पहचान नहीं रहे क्या? प्राची चीखी। मां उठकर चली गई। भाई ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, कभी कभी शरीर से ज्यादा दिमाग खेल करता है। एक रात कविता ने उसे अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में ले जाने का सुझाव दिया। वहां कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए, उसने कहा। वह भागती सी प्राची को एक पुराने बंद वार्ड में ले गई। वार्ड 11 बी। दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर धूल थी, टूटी कुर्सियां और दीवार पर एक फोटो, पूजा श्रीवास्तव की। यह उसकी आखिरी लोकेशन थी, कविता ने बताया। यह तो मैं हूं, या शायद थी।
कविता ने एक फाइल निकाली, पुरानी, पीली और सड़ी हुई। उसमें पूजा के आखिरी शब्द लिखे थे, मैं मरना नहीं चाहती, मेरी जगह कोई और ले ले। उस रात आईसीयू में लौटते समय प्राची ने कुछ महसूस किया, जैसे वह अब अकेली नहीं थी। उसके शरीर का तापमान अचानक गिरने लगा। ईसीजी मशीन फिर से विचलित हुई। वह आदमी फिर सामने आया। अब उसका चेहरा धुंधला नहीं था, वह खुद प्राची का चेहरा था। अब तुम जान गई हो, है ना? उसने कहा। क्यों? क्यों मैं? क्योंकि तुम वह थी जिसने पूछा ही नहीं कि किसकी जगह ली है। तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहां खींचा। पूजा ने छोड़ दिया, तुमने थाम लिया। प्राची की सांसें अटकने लगी। अब प्राची खुद से लड़ रही थी। वह किसी मनोचिकित्सक से बात करना चाहती थी। डॉक्टर अरविंद नाम के साइकोथेरेपिस्ट आए, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुए, उनके हाथ में प्राची की मेडिकल फाइल थी, जिस पर नाम फिर से प्राची श्रीवास्तव था। अब ये कैसे हुआ? उन्होंने खुद बुदबुदाया। आपने देखा? प्राची चीखी। हाँ, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, वह धीरे से बोले। कभी कभी मृत्यु शरीर छोड़ती है, लेकिन आत्मा नहीं। और अगर आत्मा अपना नाम खो दे, तो वह हमेशा भटकेगी। उस रात आईसीयू की लाइट झपकने लगी। घड़ी 3:07 पर अटक गई। कमरे की दीवारें फुसफुसाने लगीं। हजारों आवाजें एक साथ। प्राची ने देखा, बेड नंबर 7 के नीचे एक दरार खुल रही थी। उसमें धुआं था और अनगिनत परछाइयां। वह चीखी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। और फिर अचानक सब शांत हो गया। घड़ी अब सिर्फ एक संख्या में अटकती थी, 3:07। आईसीयू का कोना, जो कभी अस्पताल का सामान्य हिस्सा लगता था, अब प्राची के लिए एक जीवित सुरंग बन चुका था, जिसके हर कोने से कोई अज्ञात आंखें झांकती थीं। कभी बेड पर लेटे लेटे वह एक नाम बुदबुदाने लगती, पूजा। कभी नींद में वह खुद को मैं पूजा हूं कहते सुनती। अब वह जानती थी, पूजा गई नहीं है, वह यही है, भीतर बाहर, हर उस चीज में जो उसका अस्तित्व छीन रही है। कविता उससे रोज मिलने आती, पर अब उसकी बातों में एक अलग गहराई थी। प्राची, उसने एक दिन कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि आत्मा कहाँ जाती है जब शरीर उसे अस्वीकार करता है? क्या मतलब? प्राची ने पूछा। कुछ आत्माएं इतना डर जाती हैं कि वही वहीं अटक जाती हैं जहां उन्होंने मरना तय नहीं किया होता। और पूजा? कविता चुप रही। उसकी आंखें पानी से भरी थीं। मैंने पूजा को देखा है, उसने धीरे से कहा। वह कभी मेरी मरीज थी, और एक बार मेरी दोस्त भी। कविता प्राची को एक बार फिर उस स्टोरेज रूम में ले गई। इस बार उसने दीवार के पीछे लगे पुराने रैक से एक मेटल बॉक्स निकाला। उसमें एक रजिस्टर था, डिसीज्ड बट नॉट रिलीज्ड। एक सूची थी उन मरीजों की जिनकी मृत्यु दर्ज तो हुई थी, पर आत्मा की रिहाई पर शक था। पूजा श्रीवास्तव उसमें सबसे ऊपर थी। कॉज ऑफ डेथ, एक्सीडेंटल ब्रेन हेमोरेज, डिक्लेयर्ड डेड, 3:07 AM नोट्स। पेशेंट शोड फ्लिकर्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी मोमेंट्स आफ्टर डिक्लेरेशन। नर्स के रिपोर्टेड विस्पर, मैं यहां हूं। प्राची का गला सूख गया। वो खुद भी वही समय, वही जगह, वही बेड। उस रात आईसीयू के बाथरूम में आईने में देखते हुए प्राची को अपना चेहरा जाने पहचाने पर फिर भी दूसरा लगा। एक पल को उसकी आंखें बदल गईं, गहरी, डूबी हुई और थकी हुई। फिर एक फुसफुसाहट, मेरा नाम लेकर क्यों चुप हो जाती हो? वह पीछे मुड़ी। कोई नहीं। आईने में देखा, अब वहां दो परछाइयां थीं। अगली सुबह प्राची ने नोटिस किया कि वह अपनी यादें खो रही है। उसे याद नहीं कि वह किस कॉलेज में पढ़ी थी, या उसका बचपन कहाँ बीता। माँ का चेहरा भी धुंधला लगता था, लेकिन कुछ अजीब सी यादें आने लगी थीं। एक बंद कमरे की, जहां एक औरत रो रही थी। एक हादसे का, जिसमें उसका सिर दीवार से टकराया था। ये मेरी यादें नहीं हैं, उसने खुद से कहा, या शायद अब ये उसकी ही हैं। वह रिसेप्शन पर गई और जोर देकर अपनी रिपोर्ट मांगी। स्टाफ घबरा गया, लेकिन एक ट्रेनी ने चोरी छुपे उसे एक पुराना डॉक्यूमेंट दिखाया। आईसीयू डेथ लॉग, वार्ड 3, बेड 7। दिनांक वही था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर नाम पूजा श्रीवास्तव सामने एक सील थी, केस क्लोज्ड, अनरिजॉल्व्ड कॉन्शियसनेस। नीचे एक टिप्पणी, पेशेंट्स प्रेजेंस रिपोर्टेड बाय अदर पेशेंट्स एंड स्टाफ
पोस्ट डेथ सोल ट्रेस नॉट डिसिपेटेड। अगली रात 3:07 पर एक नया परिवर्तन हुआ। बेड नंबर 7 के सामने अचानक पर्दा अपने आप हट गया और वहां खड़ी थी पूजा, बिल्कुल प्राची जैसी, पर आंखों में गहराई, होठों पर कंपन और कपड़े खून से सने। तू समझ गई है अब? उसने कहा। यह शरीर मेरा था, मौत मेरी थी, पर तुमने ले लिया, शायद मजबूरी में। लेकिन अब लौटाओ। प्राची चीखना चाहती थी, लेकिन जुबान थम गई। पूजा ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। वहीं पल ईसीजी मशीन सीधा फ्लैटलाइन करने लगी। 3:07 के बाद की सुबह एकदम अलग थी। डॉक्टरों ने प्राची की हालत स्थिर बताई, लेकिन नर्सें भयभीत थीं। उसके चारों ओर जैसे एक अदृश्य घेरा बना हुआ था, जिसमें कोई लंबे समय तक टिक नहीं पा रहा था। वह कम बोलने लगी थी। जब भी कोई उससे नाम पूछता, वह रुक जाती। कभी कहती प्राची, कभी पूजा। अब उसके लिए दोनों नाम एक जैसे थे, जैसे दो अलग जिंदगियां हों, एक शरीर में सांस ले रही हों। उस दिन आईसीयू की नई मरीज, एक बुजुर्ग महिला, बेड नंबर 6 पर भर्ती हुई। जैसे ही उसकी नजर प्राची पर पड़ी, वह कांप उठी। ये वही है, उसने बुदबुदाया। नर्स ने पूछा, कौन दादी? जिसे मैं हर रात देखती थी, आईसीयू में खड़ी रहती थी। 4 साल पहले जब मैं पहली बार भर्ती हुई थी, तब ये खड़ी रहती थी, बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। पर दादी, ये तो अभी आई हैं। दादी कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, ये तो हमेशा से यही है, बस अब दिखने लगी है। प्राची की नींद अब सपनों से भरी थी, पर ये सपने नहीं, स्मृतियां थीं। एक सपना, छोटे से कमरे में पूजा एक गुमनाम डॉक्टर से बहस कर रही थी। आपने मुझे क्यों मरा घोषित किया, मैं बोल रही थी। दूसरा सपना, प्राची सड़क पर खड़ी है, गाड़ी आ रही है, ब्रेक नहीं लग रहे, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं है। हर सपना समय से बाहर था, जैसे समय ने खुद को मोड़ लिया हो। रात के अंधेरे में जब आईसीयू सन्न था, वह फिर आया। सफेद कपड़े, वही फाइल, लेकिन इस बार आवाज ठंडी नहीं, भावुक थी। तुम दोनों को एक साथ देखना अब संभव नहीं। शरीर एक है, आत्माएं दो। निर्णय जरूरी है। कौन तय करेगा? प्राची ने पूछा। तुम ही, क्योंकि तुम ही उस क्षण पर थी जब समय ने तुम्हें रुकने नहीं दिया। लेकिन अब विकल्प का समय है। या तो पूजा लौटे और तुम्हें जाना होगा, या तुम रहो और पूजा विलीन हो, या तीसरा रास्ता, जहां कोई भी न रहे और बेड नंबर 7 फिर से खाली हो। प्राची को लगा जैसे सांस लेना भी कठिन हो गया। पर मैं मरना नहीं चाहती, उसने कहा। आवाज आई, पूजा भी नहीं चाहती थी, इसलिए वह रुकी रही और तुमने उसकी जगह ली। अगली सुबह नर्स कविता ने आकर हाथ पकड़कर कहा, तुम अब दो नहीं रह सकती, और शायद अब मुझे भी जाना होगा। क्या मतलब? प्राची ने पूछा। मैं भी कई सालों से इस अस्पताल में फंसी हूं, लेकिन अब तुम्हारी कहानी पूरी हो रही है, और मेरी भी। कविता ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों में कोई एक अब सांस लेगा, और मैं अब उस भार से मुक्त हो सकती हूं। कविता आईसीयू से निकली और फिर कभी नहीं लौटी। उस रात एक सपना आया। पूजा और प्राची आमने सामने बैठी थीं, बीच में वही फाइल। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, पूजा ने कहा। मैं भी नहीं चाहती कि कोई और मेरी जगह जिए, प्राची बोली। एक अजीब सी बात यह थी, दोनों के चेहरे अब धीरे धीरे मिलने लगे थे। सपने के अंत में एक साथ उन्होंने कहा, हम एक हैं। अगली सुबह आईसीयू के डॉक्टर्स हैरान थे। प्राची का नाम बदलकर फिर से प्राची श्रीवास्तव हो गया था। ऑटोमेटिक अपडेट, ईसीजी, एमआरआई, सब नॉर्मल। मगर उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी, जैसे वह दो जिंदगियां जी चुकी हों। डॉक्टर बोले, अब आप डिस्चार्ज हो सकती हैं। वह मुस्कुराई। हाँ, अब मैं सिर्फ एक हूं। प्राची अब अस्पताल छोड़ने के लिए तैयार थी। वह चल फिर सकती थी, मुस्कुरा सकती थी, और डॉक्टर्स की भाषा में पूर्णतः स्वस्थ थी। पर कुछ अनकहा रह गया था। उसने डॉक्टर आरिफ से अनुरोध किया, डिस्चार्ज से पहले मैं आईसीयू देखना चाहती हूं, एक बार, आखिरी बार। वहां क्यों? डॉक्टर ने पूछा। क्योंकि वहां कुछ छूटा है, कुछ मैं वापस देना चाहती हूं। आईसीयू में दाखिल होते ही वह चुपचाप बेड नंबर 7 के पास गई। कमरा खाली था,
पर हवा में वही गंध थी, जैसे नमी, दवाइयों और छूटे हुए वक्त की मिली-जुली परत। वह चुपचाप बैठ गई। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, "अगर तू अब भी यहीं है, तो सुन, मैंने लड़ाई नहीं जीती, समझौता किया है। तू मेरी हो गई या मैं तेरी, फर्क अब नहीं पड़ता।" कुछ पल शांत रहा, फिर हवा में हल्की कंपकंपी हुई। घड़ी ने टिक-टिक की और 3:07 से आगे बढ़ी। रात के दौरान प्राची को अस्पताल की एक बुजुर्ग स्टाफ सदस्य मिली, श्रीमती दीक्षित, जो 3 दशकों से नर्स रह चुकी थीं। उन्होंने कहा, "आईसीयू के कुछ नियम होते हैं बेटा, जो कभी लिखे नहीं जाते। जैसे जैसे बेड नंबर 7 का कभी नाम नहीं लिया जाता रात के समय। जैसे वहां भर्ती मरीज को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। और सबसे अहम, अगर कोई मरा हुआ इंसान 3:07 के बाद भी दिख जाए, तो उसका नाम मत पुकारो।" प्राची सिहर गई। "आपको ये सब कैसे पता?" "क्योंकि मैंने पूजा को पहली बार देखा था, उसके मरने के 10 मिनट बाद, चलती हुई।" प्राची ने श्रीमती दीक्षित से कहा, "क्या मैं पुराने रिकॉर्ड देख सकती हूँ?" वह उसे अस्पताल की बंद आर्काइव रूम में ले गई। वहां 20 साल पुराने रजिस्टरों में कई केस दर्ज थे, सिर्फ बेड नंबर 7 के। हर केस में एक समानता: मरीज की मृत्यु, समय 3:07 सुबह, मृत्यु के बाद मरीज नहीं देखा गया। कोई ना कोई स्टाफ सदस्य अचानक ट्रांसफर या रिटायर, एक केस फाइल में लिखा था: पेशेंट नेम राकेश मीना, रिवाइव्ड एट 3:07 AM, died again 48 hours later. Final note, I wasn't supposed to be here. प्राची सोचने लगी, क्या मशीनें आत्मा के हस्तक्षेप को रिकॉर्ड कर सकती हैं? उसने आईसीयू के सीवीटी फुटेज मांगे। कुछ स्टाफ ने विरोध किया, लेकिन एक जूनियर टेक्नीशियन, राहुल ने रात की फुटेज चुपके से दिखा दी। उसमें 3:07 पर रिकॉर्डिंग ब्लर हो जाती थी, और जब क्लियर होती थी, तो कुछ सेकंड्स के लिए एक परछाई कैमरे की ओर देखती थी। राहुल घबराकर बोला, "मैम, ये आप हैं?" प्राची चुप रही। कैमरे पर वह कुछ थी, लेकिन शायद अब पहचान से परे। अगली सुबह वह अकेले आईसीयू गई और दीवारों को ध्यान से देखने लगी। बेड नंबर 7 के पीछे की दीवार पर बेहद महीन लकीरों से कुछ उकेरा हुआ था, जैसे कोई नाखून से खरोंचता रहा हो। "रहने दो जो गया है, मत लो जो छूटा है।" एक अन्य कोने में लिखा था, "सम लाइव्स रेजिस्ट साइलेंस।" उसने धीरे से दीवार को छुआ। एक कंपन उठा, जैसे कोई जाग गया हो। प्राची डिस्चार्ज के लिए तैयार थी, लेकिन जाते जाते वह एक कागज पर लिख कर गई, "बेड नंबर 7 को बंद कर दो। वह अब भी कुछ ले रहा है और कुछ छोड़ भी नहीं रहा। जो भी मैं हूं।" प्राची अब अस्पताल से बाहर थी, लेकिन भीतर वह अब भी आईसीयू में थी। दिल्ली की भीड़ में लौटने पर भी वह खुद को भीड़ से अलग महसूस करती रही, जैसे उसकी आत्मा ने मानवीय संपर्क से दूरी बना ली हो। ट्रैफिक की आवाजें, ऑफिस कॉल्स, टीवी, कुछ भी उसे जिंदा जैसा अनुभव नहीं करवा पा रहे थे। उसके सपने अब और गहरे हो गए थे। पूरे अस्पताल की योजनाएं, छतों पर घूमती परछाइयां, नर्सें जिन्हें कोई नहीं देखता, और आईसीयू का वह कोना जो खुद सांस लेता है। घर की दीवारों पर उसे पूजा की यादें आने लगीं। बिना किसी चेतावनी के एकदम से उसकी आंखों में झलक जाता, एक लड़की जिसका सिर दर्द से फटा जा रहा है। अंतिम सांस लेते वक्त मुंह से निकला एक नाम, कविता। प्राची अब सिर्फ खुद को नहीं जी रही थी, वह दो जिंदगियां एक साथ ढो रही थी। समझ में न आने पर उसने एक मनोचिकित्सक से मिलना चाहा, डॉ वसुंधरा राय, जो हार्वर्ड ट्रेंड साइकोन्यूरोलॉजिस्ट थी। वह सब कुछ सुनने के बाद बोली, "आप डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रही हैं?" "नहीं डॉक्टर, मेरे साथ कुछ हुआ है।" कभी कभी आत्मा शरीर के साथ संघर्ष नहीं कर रही होती, बल्कि अपने जैसी किसी और से कर रही होती है। डॉ वसुंधरा ने एक टेस्ट किया, हाइप्नोथेरेपी। पर उस दौरान प्राची की आवाज बदल गई और उसने कहा, "अब बहुत हुआ, मैं खुद को वापस ले रही हूं, यह आत्मा झूठी है।" डॉक्टर पीछे हट गई। जब होश आया, प्राची रो रही थी। "वो मैं नहीं थी, यकीन करो।" प्राची की पुरानी दोस्त अनुष्का मिलने आई। "तू बहुत बदल गई है," उसने कहा। "तेरी चाल, तेरी बोलने की आदतें, ये तू नहीं।"
मैं वही हूं, शायद, प्राची ने कहा। या मैं बन गई हूं जो मुझे होना पड़ा? अनुष्का ने डरते हुए पूछा। तू सच में प्राची है? आईने की ओर देखते हुए प्राची ने धीरे से कहा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर सच भी पूरा नहीं दिखाता। हर रात प्राची के शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। कभी उसके हाथ अपने आप कांपते, कभी उसका चेहरा आईने में पल भर को पूजा में बदल जाता। वह खुद से लड़ने लगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अस्तित्व के स्तर पर। एक रात वह चिल्लाई, अब बहुत हो गया। अगर तुम मुझ में रहना चाहती हो तो बिना विरोध के रहो, लेकिन मैं मिटूंगी नहीं। पूजा की आवाज आई, तू पहले ही मिट चुकी है, तू बस मेरी परछाई है। अब प्राची जानती थी, पूजा की आत्मा का पूरी तरह शांत होना असंभव है जब तक कि कोई संतुलन स्थापित न हो। तो उसने वही करने की सोची जो पूजा अधूरी छोड़ गई थी, आईसीयू में वापस जाना। इस बार एक मरीज नहीं, एक विजिटर की तरह। उसने अस्पताल के नियमों को तोड़कर खुद को किसी और नाम से रजिस्टर कराया। आशा मेहता, एक फॉल्स इमरजेंसी केस के रिश्तेदार के रूप में। आईसीयू में दाखिल होते ही सब पहले जैसा ही लगा। वही दीवारें, वही मशीनें और बेड नंबर 7। रात को वह आईसीयू में अकेली रही। 3:07 का इंतजार करते हुए वह खड़ी रही, बिल्कुल उसी जगह जहां कभी पूजा की आत्मा प्रकट हुई थी। आजा, एक बार और। इस बार हम दोनों तय करेंगे, कौन रहेगा कौन जाएगा। घड़ी 3:07 पर अटक गई। हवा में सिहरन दौड़ी और वह दिखी, पूजा, पूरी शक्ति, पूरे क्रोध और पीड़ा के साथ, दोनों आमने सामने। शरीर एक, आत्माएं दो। अब यह एक युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व का आखिरी प्रतिरोध था। बेड नंबर 7 की हवा फिर भारी हो गई थी। 3:07 पर वक़्त की सुइयां रुक चुकी थीं और कमरे की सारी मशीनें धीमे धीमे खुद ब खुद बंद होती जा रही थीं। लाइटें फड़फड़ा रही थीं, मानो आईसीयू खुद डर रहा हो। प्राची खड़ी थी, पूजा सामने। अब कोई भ्रम नहीं था, कोई शक नहीं था। दोनों अपने सबसे असली रूप में थीं। एक जीवन से थकी हुई, दूसरी मृत्यु से अधूरी। कब तक भागेगी? पूजा बोली। जब तक तेरी जगह पूरी न कर दूं। प्राची का स्वर दृढ़ था। कमरे की दीवारें पीछे खिसकने लगीं। आईसीयू अब एक भौतिक स्थान नहीं रहा, वह अब एक मेटा रूम था, जहां मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा पिघल चुकी थी। वहां दीवार पर एक चमकता द्वार प्रकट हुआ, समय का द्वार, जिसे केवल वही देख सकता था जिसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट चुकी हो। हम दोनों एक ही दरवाजे से नहीं निकल सकते, पूजा ने कहा। तो फिर एक को रुकना होगा, या फिर दोनों को साथ छोड़ना होगा। अचानक दोनों के आसपास धुंध छा गई और वह अपने अपने अतीत में खींच ली गई। प्राची खुद को सड़क पर गिरती देखती है, खून में लथपथ, पर आंखें खुली। सुनती है डॉक्टरों की आवाज, कोड ब्लू, नो पल्स। पूजा आईसीयू के अंधे कोने में बेहोश पड़ी है, लेकिन कानों में सुनती है, अब इसे मरा मान लो। 3:07 पर मृत्यु घोषित। दोनों जानती हैं वे मर चुकी थीं, पर दोनों ही कुछ छूट जाने की वजह से रुक गई थीं। द्वार के सामने वो फिर आता है, वह सफेद कपड़ों वाला टाइम एजेंट। तुम दोनों के पास अब 3 विकल्प हैं, वह कहता है। 1, एक आत्मा दूसरी को पूरी तरह नष्ट कर दे। 2, दोनों मिलकर एक नया अस्तित्व बनाए, पर पुरानी पहचान भूलनी होगी। 3, दोनों आत्माएं शरीर से अलग हो जाएं और बेड नंबर 7 फिर खाली हो जाए। तुम दोनों अब निर्णय करने योग्य हो चुकी हो, वह जोड़ता है। लंबी चुप्पी। फिर पूजा धीरे से बोली, मैं थक चुकी हूं, मुझे अब बस आराम चाहिए। प्राची ने उसकी ओर देखा। अब क्रोध नहीं था, बस थकान और अधूरी पीड़ा। मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूं, लेकिन तेरी याद के साथ, तुझसे मिली समझ के साथ। पूजा मुस्कुराई। तो शायद हम दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। द्वार खुलता है, एक तीव्र प्रकाश। प्राची ने पूजा का हाथ थामा। हम एक नई शुरुआत करेंगे, उसने कहा। शरीर मेरा होगा, आत्मा हम दोनों की। जैसे ही वे द्वार की ओर बढ़ती हैं, पीछे से टाइम एजेंट की आवाज आती है, सिर्फ एक चेतावनी। पहचान अगर फिर से बांटी गई तो समय फिर रुक जाएगा। प्राची और पूजा उस चेतावनी को सुनती है, लेकिन आगे बढ़ जाती हैं। जैसे ही द्वार बंद होता है,
आईसीयू की घड़ी फिर से चलने लगती है। मशीनें ऑन होती हैं। बेड नंबर 7 पर एक औरत लेटी है, आंखें बंद, पर होठों पर हल्की मुस्कान। नर्स अंदर आती है और चेक करते हुए कहती है, अद्भुत रिकवरी। मैडम का नाम। वह औरत आंखें खोलती है, कुछ पल सोचती है, फिर धीरे से कहती है, प्राचा। नर्स चौंकती है। प्राचा? हाँ, शायद यही सही है। डॉक्टर आरिफ अपनी डायरी में लिखते हैं, केस नंबर 87, स्ट्रेंज मेमोरी लैप्स, ड्यूल आइडेंटिटी बिहेवियर, बट नाउ पीसफुल। बेड 7 फाइनली रेस्ट्स। प्राचा, यह नाम अब अस्पताल की फाइलों में दर्ज हो चुका था। ना पूरी तरह प्राची, ना पूरी तरह पूजा। इस नई पहचान में दोनों का अंश था, एक जीवित देह और दो आत्माओं का सामंजस्य। लेकिन सामंजस्य शांति नहीं होता। प्राचा जब अस्पताल से बाहर निकली, उसे लगा जैसे दुनिया ने उसे पहचानना बंद कर दिया हो। पुराने दोस्तों ने उसे देखकर अनजानेपन से कंधा उचकाया। माँ ने फोन पर कहा, तेरी आवाज तो वही है, पर दिल कुछ और बोलता है। अब प्राचा को दो तरह की यादें आती थीं, कुछ उसकी अपनी, कुछ पूजा की। वह कभी नींद में पूजा की माँ का नाम पुकारती, कभी सुबह उठकर अपने ही घर में अजनबी सी लगती। एक दिन उसने पूजा की डायरी पढ़ने की कोशिश की, जो आईसीयू स्टोरेज रूम से निकाली गई थी। पन्नों में वही शब्द गूंजते रहे, मुझे बस एक और मौका चाहिए। प्राचा अब जान चुकी थी, यह मौका उसे मिला था, पर उसकी कीमत क्या थी? बेड नंबर 7 ने बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन वह अब शांत नहीं था। अस्पताल में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। घड़ी फिर से 3 बजकर 7 मिनट पर अटकने लगी। एक नई मरीज, एक 16 वर्षीय लड़की, बिना किसी वजह के चिल्लाने लगी, यह मेरा शरीर नहीं है। डॉक्टरों ने इसे हिस्टीरिया कहा, पर प्राचा जानती थी, बेड 7 अब भी खाता है। प्राचा जान चुकी थी कि यह समझौता अस्थायी है। यदि वह जिंदा रहेगी तो बेड नंबर 7 कभी शांत नहीं होगा। वह जानती थी कि एक और आत्मा उसकी वजह से फंसी हुई है, और शायद अन्य आत्माएं भी। एक रात उसने अपने कमरे में वही पत्र लिखा जो आईसीयू से जाते वक्त छोड़ा था, इस बार विस्तार से। मैं वो हूं जो दो नामों की गूंज में जी रही है। एक जिंदगी मेरी है, पर मैंने किसी और की सांसों से चुराई है। मैं लौट आऊंगी जो मैंने लिया है, यही मेरा बलिदान है। वह एक बार फिर अस्पताल गई, चुपचाप। इस बार रोगी नहीं, न ही विजिटर, बस एक प्रत्यर्पण करता। उसने खुद को आईसीयू के कर्मचारियों से छुपाकर फिर बेड नंबर 7 तक पहुंचाया। घड़ी 3 बजकर 6 मिनट, सुबह उसने खुद को उसी स्थिति में लिटाया, आंखें बंद की। 3 बजकर 7 मिनट सुबह, घड़ी रुक गई। द्वार फिर खुला। उसने वहां टाइम एजेंट को फिर पाया। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। हाँ, पर एक शर्त है, प्राचा बोली। क्या? अगर मेरा अस्तित्व मिटाया जाना है, तो बाकी फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करो। एजेंट कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने समझौता नहीं मांगा, तुमने बलिदान दिया है, इसलिए सौदा स्वीकार है। प्राचा ने आंखें बंद की और सब काला हो गया। अगली सुबह आईसीयू शांत था। बेड नंबर 7 पर कोई नहीं था, न मरीज, न मशीनें, न हलचल। डॉक्टरों ने उसे रीसैनिटाइज किया और फिर हमेशा के लिए सील। फाइल में बस इतना लिखा गया, पेशेंट डिस्चार्ज्ड, नेम अननोन, रीजन क्लियर्ड। एक मंदिर के बाहर एक छोटी बच्ची खेल रही थी। वह अचानक उठी और मां की ओर देखकर बोली, मां, मैं अब पूरी तरह से मैं हूं। मां हंस पड़ी। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस किसी और को अपनी जगह मिल गई है। 3 महीने बाद दिल्ली के वही अस्पताल ने अपनी आईसीयू यूनिट को नए नाम और नई तकनीक के साथ दोबारा लॉन्च किया। विटल केयर विंग, साउथ ब्लॉक, बेड नंबर 7 अब आधिकारिक रूप से हटा दिया गया था। नया बेड नंबर 6 बी और 7 ए में विभाजित कर दिया गया। डॉक्टर आरिफ ने उद्घाटन के दिन प्रेस से कहा, हमने पुराने डेटा को रिव्यू करके पाया कि कुछ चीजें वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से बाहर थीं। हम अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। पर उनकी आंखों में वो बाहर अब भी झलकता था। आईसीयू में भर्ती होने वाली पहली मरीज एक युवा लेखिका थी, सड़क दुर्घटना की शिकार। नाम चारू नायक। शरीर पर चोटें थीं, लेकिन चेतना बिल्कुल स्थिर। आंखें बंद थीं, पर पलकों में कंपन था, जैसे वह भीतर किसी गहरे संवाद में उलझी हो।
जब वह होश में आई तो डॉक्टर ने पूछा, क्या आप जानती हैं आप कौन हैं? चारू ने पल भर सोचा और फिर धीमे से कहा, मुझे लगता है मैं कुछ नया हूं। चारू को अपनी पिछली जिंदगी का कुछ याद नहीं था, पर जब वह अकेले होती, वह बिस्तर की चादर पर उंगलियां फिराती और कुछ लिखती। सो साफर, मैं यहां थी। नाम था प्राह। पर जैसे ही वह पूरा लिखने की कोशिश करती, हाथ रुक जाते। उसके सपनों में एक दरवाजा आता, सफेद, चमकता हुआ, और उसके उस पार खड़ी एक औरत, मुस्कुराती हुई, पर कुछ कहे बिना। केस माँ कवसूत्री, चारू नायक। असामान्य रिकवरी, असामान्य सपने। कुछ मौन उत्तर खुद को दोहराते हैं, पर शब्द नहीं मिलते। आईसीयू अब शांत है, पर वह कुछ छोड़ गया है, और वह लौट भी सकता है। एक रात आईसीयू का नया सीसीटीवी कैमरा खुद ब खुद फ्रीज हो गया। वो 3:07 ही था। रिकॉर्डिंग में सिर्फ 1 सेकंड की फुटेज मिली, जिसमें एक बेड दिख रहा था, बेड नंबर 7। पर उसमें कोई मरीज नहीं, सिर्फ एक फाइल जिस पर लिखा था, पेशेंट नेम, पुनर्जन्म। चारू एक दिन मंदिर में बैठी थी। एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और पूछा, बेटा, क्या तुम जानती हो आत्मा और नाम का क्या रिश्ता है? चारू मुस्कुराकर बोली, नाम बदलता है, आत्मा बस अनुभव करती है, और जब अनुभव पूर्ण होता है तब आत्मा थमती है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, शायद तू वही है जिसका नाम अब कोई नहीं जानता, और आत्मा सब जान चुकी है। आईसीयू का बेड नंबर 7 अब भले मिटा दिया गया हो, पर उसकी आत्मा अब नए नामों में यात्रा कर रही है। हर बार जब कोई नई जिंदगी मौत से लौटती है, वह एक प्राचा होती है।